वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 9th एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है ये, जैसे कि आप सभी को पता है। और क्लास 9th का जो स्पर्श स्पर्श में दो भाग हैं, एक गद्य खंड और काव्य खंड। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं गद्य खंड का चैप्टर, जिसका नाम है वैज्ञानिक चेतना कि वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो आइए इनके करेंगे हम सारे के सारे प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले बच्चों करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। तो मौखिक में एक दो पंक्तियों में आंसर देना, ज़्यादा नहीं देना है आपको। ये रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? ठीक, जो रामन जी थे भावुक प्रकृति के, भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपनी कक्षा में आपको पाठ भी पढ़ाया था। तो जो रामन जी थे भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक जिज्ञासु वैज्ञानिक भी थे। जिज्ञासु मतलब होता है जो जानने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो जिज्ञासु वैज्ञानिक भी थे। प्रश्न नंबर 2, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी जिज्ञासाएं उठी? तो समुद्र के पास जब वो बैठे हुए थे, जब वहाँ घूमने गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर रामन के मन में कौन कौन सी जिज्ञासाएं उठी थी? तो उत्तर है इसका, समुद्र को देखकर रामन के मन में उठने वाली दो जिज्ञासाएं थी। ठीक, दो जिज्ञासाएं थी। कौन कौन सी? दो प्रश्न थे उनके। क्या प्रश्न नहीं, उनके मतलब अंदर से जो प्रश्न उठे थे वो जिज्ञासाएं, जानने की इच्छा। समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? रामन जी जब वहाँ घूमने गए थे, वहाँ जब बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? समुद्र का रंग नीला ही होता है और कुछ क्यों नहीं होता? नीला ही क्यों होता है ना? समुद्र का रंग नीला ही होता है और कुछ क्यों नहीं होता? ये दो जिज्ञासाएं थी उनकी। ठीक, तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और आपको बताने के लिए भी, चर्चा करने के लिए भी अपने दोस्तों के बीच में बहुत ही अच्छी ये पॉइंट है। तो प्रश्न नंबर 3, रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? मजबूत नींव कौन सी डाली थी? तो रामन के पिता ने उनमें गणित और भौतिकी विषयों की सशक्त नींव डाली थी। ठीक, तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। ये अपना नीचे आ जाएगा, डोंट वरी। ये प्रश्न 5 आ गया है। ठीक, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया अपना पैराग्राफ, ये जो या। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 करेंगे। ये सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन जी जो थे उनकी भावना क्या थी? तो सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की यह भावना थी कि वे सरस्वती की साधना को धन सुख सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। अर्थात वो सरस्वती की पूजा, सरस्वती की साधना को धन और सुख सुविधा से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। वे वैज्ञानिक रहस्यों के ज्ञान को सबसे अधिक मूल्यवान मानते थे। अर्थात वैज्ञानिक रहस्यों का जो ज्ञान है उसको ही अधिक मूल्यवान मानते थे। ठीक, तो इसीलिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे उनकी यही भावना थी। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 6। ये प्रश्न थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं। तो रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन से सवाल हिलोरे ले रहा था? रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था? तो रामन प्रभाव की खोज के पीछे जो सवाल हिलोरे ले रहा था वह है, समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? तो ये उनकी जानने की इच्छा थी, वो जिज्ञासा थी। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया? प्रकाश तरंगों के विषय में आइंस्टाइन ने क्या बताया? जो हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया भी था कि प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने यह बताया था कि प्रकाश का रूप अति सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा,
परमाणुओं की तीव्र प्रवाह धारा के समान होता है। प्रकाश के कण बुलेट के समान तीव्र प्रवाह से बहते हैं। जो गोली निकलती है ना इतनी तेजी से, ठीक, समान तीव्र प्रवाह से प्रकाश के कण बुलेट के समान तीव्र प्रवाह से बहते हैं। प्रश्न नंबर 8, रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया? तो रामन की जो खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया? रामन की खोज ने अणु और परमाणुओं की संरचना को सरल बनाने का कार्य किया, जिसका आधार एक वर्णीय प्रकाश के वर्णों में परिवर्तन था। लिखित प्रश्न 25 से 30 शब्दों में इनका आंसर देना है हमको। तो पहला प्रश्न है हमारा, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? तो कॉलेज के दिन में रामन की दिली इच्छा क्या थी? तो ये लीजिए इस प्रश्न का उत्तर। कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करने की थी। जब वो कॉलेज गए थे तो उनको हार्दिक इच्छा थी कि वो नए नए प्रयोग करें। वे शोध और अनुसंधान को अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे, परंतु उन दिनों यह सुविधा ना होने के कारण उनकी इच्छा दिल में ही रह गई थी, अर्थात उनकी इच्छा ये पूरी नहीं हो पाई थी। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की थी? तो ये लीजिए इसका आंसर। वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों के माध्यम से रामन ने यह भ्रांति तोड़ने की कोशिश की, अर्थात सबसे पहले हम क्वेश्चन में से ही उत्तर लेते हैं, ठीक, कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में कैसे हैं? घटिया हैं, ठीक है। तो भारतीय वाद्य यंत्र हैं, जो हमारे भारत के जो वाद्य यंत्र हैं जो बजाने वाले, वो विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 3, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? तो नौकरी संबंधी निर्णय कौन सा कठिन था? तो रामन सरकार के वित्त भाग की बहुत प्रतिष्ठित नौकरी पर थे, अर्थात वो सरकारी नौकरी थी उनकी, या तो वहाँ वेतन और सुख सुविधाएं बहुत आकर्षक थी, बहुत बढ़िया थी, सुख सुविधाएं भी थी और वेतन भी बहुत अच्छा था क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी। जब उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर पद को स्वीकार करने का प्रस्ताव मिला तो उनके लिए यह निर्णय लेना कठिन हो गया कि वे कम वेतन और कम सुविधाओं वाले प्रोफेसर पद को अपनाएं या सरकारी पद पर बने रहें, अर्थात उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आई थी कि हम वो कम वेतन वाली, कम आकर्षक वाली, कम सुविधाओं वाली प्रोफेसर पद को चुने जब उनको प्रस्ताव मिला था, या फिर अपनी सरकारी नौकरी के पद पर ही बने रहें, ठीक। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी उनके सामने, लेकिन उन्होंने सरकारी पद को छोड़ दिया था। प्रश्न नंबर 4, चंद्रशेखर वेंकटरामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? तो चंद्रशेखर वेंकटरामन को समय समय पर भिन्न भिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। क्या, जैसा कि चैप्टर्स में और भी दिए हुए हैं, और ये लीजिए 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता, 1929 में सर की उपाधि, 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, रोम में मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक और फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक। तो इन भिन्न भिन्न पुरस्कारों से, और 2 पुरस्कार और हैं नीचे, ये लीजिए, रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार, 1954 में भारत रत्न सम्मान, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ये। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? तो रामन को मिलने वाले पुरस्कारों से भारतीयों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ा था, है ना। भारत के लोगों का, भारत के नागरिकों का भी आत्मविश्वास भी बढ़ा था और आत्मसम्मान भी बढ़ा था। उनमें विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी, कितने ही युवा वैज्ञानिक शोध कार्यों की ओर बढ़े।
एक प्रकार की भारत की सोई हुई वैज्ञानिक चेतना एकाएक जागृत हो उठी। ठीक, तो इसीलिए इनको कहा गया है वैज्ञानिक चेतना के वाहक। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, रामन के प्रारंभिक, ये 50 से 60 शब्दों में हमें इनका उत्तर देना है। खा भाग है ये। रामन के प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है? हठ मतलब होता है जिद। तो रामन के शोध कार्यों को आधुनिक हठ योग इसीलिए कहा है क्योंकि रामन नौकरी करते थे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सरकारी नौकरी, जिससे उनके पास समय का अभाव था, समय बहुत ज़्यादा नहीं था। फिर भी वे प्रारंभिक शोध कार्य हेतु कलकत्ता चले गए और कलकत्ता की छोटी सी प्रयोगशाला में जाया करते थे, क्योंकि वो वैज्ञानिक, उनका काम करने में उनको बहुत अच्छा लगता था, कोई भी खोज करने में या छोटे छोटे प्रयोग करने में, जिसमें साधना का नितांत अभाव था, साधनों का। फिर भी रामन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ही इन्हें काम चलाऊ उपकरणों से ही शोध करते रहते थे। अर्थात वहाँ पे पूरी तरह से रिसोर्स भी नहीं थे, साधन भी नहीं थे, फिर भी वो उन्हीं को मैनेज करते हुए अपना काम करते रहते थे। कम संसाधनों में भी उन्होंने काम किए थे। रामन की खोज, रामन प्रभाव क्या है? स्पष्ट कीजिए। रामन की खोज, रामन प्रभाव, इसको स्पष्ट करना है। तो रामन प्रभाव का आशय क्या है? तो रामन प्रभाव का आशय है कि उनके द्वारा खोजा गया सिद्धांत। ठीक है, तो रामन के द्वारा खोजा गया सिद्धांत उन्होंने खोज करके बताया कि जब प्रकाश की एक वर्णीय किरणें किसी तरल पदार्थ या ठोस रवों को अणु परमाणुओं से टकराती हैं तो उनकी ऊष्मा में या तो कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। इस कमी और वृद्धि की मात्रा के साथ उनके रंग में भी अंतर आ जाता है। जैसा कि बैंगनी रंग की किरणों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, ठीक है, और इसीलिए इसके रंग में भी सर्वाधिक अंतर आता है। लाल रंग में न्यूनतम ऊर्जा होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, इसीलिए इसमें न्यूनतम परिवर्तन होता है। इस सिद्धांत में किसी भी अणु परमाणु की आंतरिक संरचना सटीक जानकारी मिल सकती है। प्रश्न नंबर 4, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकटरामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। तो उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान था? सर चंद्रशेखर वेंकटरामन ने देश को वैज्ञानिक दृष्टि या चिंतन प्रदान किया। इस दिशा में पहले उन्होंने स्वयं सांसारिक सुख सुविधाएं त्याग कर प्रयोग की साधना की और उन्होंने रामन प्रभाव की खोज करके भारत का नाम ऊंचा किया। फिर उन्होंने बेंगलोर में एक शोध संस्थान की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद में उन्होंने अनुसंधान संबंधी 2 पत्रिकाएं भी चलाई। उन्होंने अनेक नवयुवकों को शोध करने की प्रेरणा दी और मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने संदेश दिया कि हम अपने आसपास की घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से निहारने का प्रयास करें। अर्थात जो भी हमारे आसपास घटनाएं होती हैं उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से निहारें, परखें और देखें। इस प्रकार उन्होंने देश के चिंतन को विज्ञान की दिशा प्रदान की। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5। सर चंद्रशेखर वेंकटरामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखना है। तो ये लिखा गया है, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन के जीवन में सुविधाओं की कमी अर्थात अभावग्रस्त जीवन में भी सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। अर्थात उनके पास पूरे संपूर्ण साधन भी नहीं थे, फिर भी वो आगे बढ़ते ही रहे और हमें भी इसी तरह से करना चाहिए। हमें विपरीत परिस्थितियों में कभी भी अपनी अभिरुचि सपनों को स्वीकार करने के लिए लगन एवं दृढ़ विश्वास से कार्य करने का संदेश मिलता है। अर्थात हमें संदेश मिलता है कि हम अपने कार्य को दृढ़ विश्वास के साथ में और लगन के साथ अपने कार्य करें। इसके अलावा विश्व विख्यात होने पर भी सादगीपूर्ण जीवन जीने की, है ना,
जीवन जीने की, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश, अलावा दूसरों की मदद करने का भी संदेश मिलता है। ठीक है, विश्वविख्यात होने पर भी वो बिल्कुल साधारण और सादगी से रहते थे, हमें ये संदेश मिलता है। और दूसरों की मदद करने का भी हमें संदेश मिलता है। अब आते हैं अपन ये गा। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट करना है बच्चों। तो ये दिया गया है अपना प्रश्न नंबर 1। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी, जो कि पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। तो आइए एक बार और हम आपसे करते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकटरामन सच्चे सरस्वती साधक थे। वो सच्चे सरस्वती के साधक थे, है ना, उनके भक्त थे, ये समझिए। वे जिज्ञासु वैज्ञानिक अन्वेषक थे। उनके लिए वैज्ञानिक खोजों का महत्व सरकारी सुख सुविधाओं से अधिक था। उन इसीलिए उन्होंने वित्त भाग की ऊंची नौकरी को छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय की कम सुविधाओं वाली नौकरी को स्वीकार कर लिया था। हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, इसीलिए ज़्यादा इस पर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 2। हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी हुई हैं जो अपने पात्र की तलाश में है। तो हमारे पास के वातावरण में न जाने कितनी ही अनेक चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, पर हमारा ध्यान उनकी ओर जाता ही नहीं है। पेड़ से सेब गिरना, समुद्र का नीला होना, लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, है ना। सदियों से लोगों ने देखा कि पेड़ समुद्र का रंग नीला क्यों है, सेब आखिर पेड़ से क्यों गिरता है, पर न्यूटन और रामन के अलावा किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया। वास्तव में इन चीज़ों को देखने, उन्हें सही ढंग से संवारने के लिए व्यक्तियों की सदैव ज़रूरत रहती है ना, और हमेशा रहेगी। तो इस तरह से इतने ध्यान से अपने आसपास की चीज़ों को निहारना, ये बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 3। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। इसका भी हमने चर्चा करी थी। तो आइए कर लेते हैं इसका प्रश्न का उत्तर। बिना साधनों के बलपूर्वक इच्छा पूर्वक किसी साधना को करते चले जाना हठ योग कहलाता है। अर्थात बिना साधनों के, मतलब कोई संसाधन भी नहीं है, कोई सोर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत कम संसाधनों में और हठ पूर्वक की जिद्द के पूर्वक, अर्थात हमें तो बस करना ही है तो बिना साधनों के बलपूर्वक इच्छा पूर्वक किसी साधना को करते चले जाना, वह हठ योग कहलाता है। सर चंद्रशेखर वेंकटरामन भी ऐसे ही हठ योगी थे, जिन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए भी कलकत्ता की एक काम चलाऊ प्रयोगशाला में प्रयोग साधना करना जारी रखा। प्रयोगशाला में साधनों और उपकरणों का अभाव था। रामन के पास समय का भी अभाव था, है ना, रामन के पास समय भी बहुत कम था, फिर भी वे प्रयोग में लगे रहे थे। समय बहुत कम था उनके पास, बहुत कम मतलब अभाव था, फिर भी वो प्रयोगों में लगे रहते थे। इसे हठ योग कहना सर्वथा उचित रहेगा। इसको कहा जाता है जिद, है ना। और जिद भी कैसी, एक अच्छे कार्य के लिए जिद। ठीक, जिद हमें करना चाहिए, वैसे हमें जिद नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कभी अच्छी चीज़ें होती हैं, जो फलदायी चीज़ें होती हैं, हमें उनकी जिद भी करना चाहिए। तो उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमको। तो ये सारे शब्द दिए गए हैं बच्चों, ये लीजिए। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंडियन एसोसिएशन फॉर द, ये है आपका कल्टीवेशन ऑफ साइंस। अब फिलोसफिकल मैगजीन, भौतिकी रोमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप अपनी पुस्तक में इसको भर लेंगे बच्चों, इसको कॉपी में करना नहीं है आपको, इसको केवल आपको क्या करना है, इसमें आपको बुक में फिल करना है। ठीक, तो रामन का पहला शोध, रामन रामन का पहला शोध पत्र में प्रकाशित हुआ था। रामन की खोज के क्षेत्र, हमने आंसर इसके नीचे दिए हुए हैं बच्चों, परेशान नहीं होना है। तो ये आंसर दिए हुए हैं हमने, तो ये आंसर है, आप इसको बुक में फिल कर लेंगे। रामन का पहला शोध पत्र फिलोसफिकल, उसमें से छांट के भरना है, ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं, बुक में भी आपको इसी तरह से दिया है और आपको उसे फिल करना है। तो शोध पत्र फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। दूसरा, रामन की खोज भौतिकी क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। ठीक, और तीसरा है अपना
कलकत्ता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था। ठीक है, तो आपको याद भी होना चाहिए ये। प्रश्न नंबर ये जो 4 है अपना, रामन द्वारा स्थापित शोध संस्थान रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। पहले अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो आइए करते हैं भाषा अध्ययन बच्चों। भाषा अध्ययन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1, नीचे कुछ समानदर्शी शब्द दिए जा रहे हैं जिनका अपने वाक्य में प्रयोग करें और अर्थ अंतर स्पष्ट कर सकें। ठीक है, तो बच्चों इसका भी जो मैंने आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है आपको इसमें, ये लीजिए, कुछ समानदर्शी शब्द दिए जा रहे हैं, कुछ समानदर्शी शब्द दिए हैं जिनका अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करना है बच्चों आपको कि उनके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो सके। ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है उन शब्दों में। तो प्रमाण, तो पहला है अपना प्रमाण, प्रणाम, धारणा, धारण, पूर्ववर्ती। आगे है परवर्ती, परवर्ती, परिवर्तन, प्रवर्तन। तो आपको कुछ समानता भी दिख रही होगी लेकिन इनके अर्थ अलग अलग इनको। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने इधर किया हुआ है आपको इसके आंसर। प्रमाण, प्रमाण प्रत्यक्ष देखने के बाद अब प्रमाण की जरूरत नहीं है, अर्थात जब हमने साक्षात देख लिया तो अब सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया प्रमाण। और ये है प्रणाम, प्रणाम अर्थात हमें अपने बड़ों से प्रणाम करना चाहिए। धारणा, देखो सुनने में समश्रुति भिन्नार्थक इसको कहा जाता है। तो अब जैसे धारणा और धारण, धारणा और धारण, जैसे धारणा सही बात जाने समझे बिना गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। जब तक हम किसी बात को समझ ना लें तो गलत धारणा नहीं बनाना चाहिए। और धारण का अर्थ क्या होता है, इस आश्रम के सभी किशोर जनेऊ धारण करते हैं। जनेऊ एक धागा टाइप का होता है जो कि पूजा का होता है वो, तो उसको वो बांधते हैं, पहनते हैं। ठीक, अब है अपना पूर्ववर्ती और परवर्ती। अब वो सुनने में एक लग रहा है ना, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग है। कैसे, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती सरकार ने इस बारे में ठोस कदम नहीं उठाए। परवर्ती, 9 की परवर्तियां संख्या 10 है, 9 की परवर्ती संख्या 10 है। ठीक है, तो अब देखिए आगे प्रश्न ये 7वां, परिवर्तन और प्रवर्तन। ठीक, तो जो परिवर्तन, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रवर्तन, महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया था। तो इस तरह से प्रवर्तन और परिवर्तन में क्या अंतर है वाक्य के द्वारा हमने आपको स्पष्ट किया। धारणा और धारण में क्या अंतर है। ठीक है, आइए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये लीजिए विलोम शब्द है ये। मोहन के पिता मन से सशक्त होते हुए भी तन से क्या है बच्चों, या अस्पताल के अस्थायी रिक्त स्थान है ये। अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों को रूप से नौकरी दे दी गई। अब हमको इसको क्या करना है, इसके आंसर मैंने आपको नीचे लिखे हैं। ठीक है, ये लीजिए आपके उत्तर, आप इसको बुक में फिल कर लेंगे। ठीक, मोहन के पिता मन से सशक्त होते हुए भी तन से कैसे हैं, अशक्त, सशक्त हैं। ठीक है, आ, इसमें आ लग जाएगा। जो आ है ये नकारात्मक ये होता है। ठीक, ये ना का प्रतीक होता है, नकारात्मक। अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी, स्थायी, अस्थायी, अस्थायी। ठीक है, रामन ने अनेक ठोस द्रवों और द्रव पदार्थों पर प्रकाश किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। अब आप इनका विलोम शब्द कर ही लेंगे। ठीक है, ये चौथा है, ये 5वां है। अब आते हैं प्रश्न, और अपनी बुक में फिल कर लेंगे इन्हें। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए उदाहरण में रेखांकित अंश शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। जैसे चाऊ तान को गाने बजाने में आनंद आता है। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों को वाक्य में प्रयोग करना है हमें। ठीक है, तो ये लीजिए, इनको वाक्य में प्रयोग करना है। सुख सुविधा, इसमें वाक्य बना दीजिएगा। और अच्छा खासा, ठीक, तो
तो भाई मैंने तो उनको अच्छा खासा क्या किया था, अच्छा खासा समझाया था, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए, है ना। प्रचार प्रसार, शिक्षा का प्रचार प्रसार हमें हमेशा करते रहना चाहिए। आसपास, हमारे आसपास बिल्कुल भी गंदगी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आसपास कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, या फिर आसपास का कूड़ा करकट हमें हमेशा, या फिर आसपास की जगह हमेशा हमें स्वच्छ रखना चाहिए। तो इस प्रकार आपको वाक्यों का प्रयोग कर देना है वाक्यों में, ठीक। आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है बच्चों, प्रस्तुत पाठ में अनुस्वार और अनुनासिक, ये पहले चैप्टर में भी आया था कि क्या होता है अनुस्वार और क्या होता है अनुनासिक, शब्दों में तालिका में अपने को लिखना है, ठीक है। तो ये लीजिए, अंदर इसमें दिया हुआ है ना, ये जो बिंदी है ये क्या है, ये अनुस्वार है ये, और ये क्या है अपना, ये अनुस्वार है, ठीक है। नो, ये ठीक है, ये अनुस्वार और ये अपना अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जो कि नाक की सहायता से जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है अनुनासिक का चिन्ह और ये होता है अनुस्वार का चिन्ह, ठीक। तो आपको शब्द ढूंढ के लिखना है, तो मैंने आपको दिया भी है नीचे यहाँ पे। चंद्रशेखर अनुस्वार है, रंग, इसमें रंग में क्या है, ये अनुस्वार है, अंक में अनुस्वार है, इंडियन में अनुस्वार है, और संस्था में भी अनुस्वार है। ढूंढने, नाक के द्वारा बोला जा रहा है, ढूंढने अर्थात नाक की सहायता से बोला जा रहा है ये, और ये चंद्रबिंदी है, इसको चंद्रबिंदी भी कहते हैं। ऊंचे, उन्होंने, जहाँ, किरणों, ठीक। तो ये हो गया अपना अनुस्वार और अनुनासिक। अब ये जो प्रश्न है अपना, पहले हम ये वाला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। एक्चुअली ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, प्रश्नों की संख्या कुछ बहुत ज़्यादा कैसी है ये, अधिक, ठीक। तो प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 पहले ये आ चुका है अपना, इसका प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 5 का ही उत्तर है, ठीक है। ये है प्रश्न 5, ठीक है। तो प्रश्न 5 का उत्तर है ये। तो पहला है अपना, इसमें हमको करना है, क्या करना है, विशिष्ट भाषा में आए हैं, पाठ में निम्नलिखित ये जो शब्द हैं ये भाषा में आए हैं, ठीक है, ये पाठ में आए हैं ये। तो सामान्य शब्दों में इनका आशय स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आशय स्पष्ट करना है, घंटों खोए रहते, घंटों खोए रहते अर्थात बहुत देर तक एकाग्रचित होकर ध्यान में डूबे रहना, इसीलिए कहते हैं कि ये तो घंटे खोए रहते। अब कौन, हमारे चंद्रशेखर, ये सर वेंकटरामन जी। अब है अपना, ये भी हमारे पाठ में आया था, स्वाभाविक रुझान बनाए रखना। अब इसको बोलेंगे हम क्या, बिना किसी बाहरी दबाव के रुचिपूर्वक कार्य करते रहना, अच्छा खासा काम किया, पर्याप्त मात्रा में काम करना, अच्छा खासा काम करना मतलब पर्याप्त मात्रा में काम करना। फिर है अपना, हिम्मत का काम था, काम कठिन था जिसके लिए साहस की जरूरत थी, सटीक जानकारी, एकदम सही तथ्यपूर्ण प्रमाणिक जानकारी, काफ़ी ऊंची अंक हासिल किए अर्थात बहुत अच्छे अंक हासिल किए, कड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया था अर्थात अत्यंत परिश्रम से कोई काम किया जाना, मोटी तनख्वाह अर्थात बहुत अच्छा वेतन, जैसे कि साधारण भाषा में कहा भी जाता है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर हमें मिलान करना है, ठीक। नीला, काम चलाओ, ये हमें करना है, नीला, काम, पिता, तैनाती, उपकरण, ये हमको मिलान करना है, इसको मैच करना है, ठीक है। तो मैच आप कर भी लेंगे, नीला क्या है, समुद्र, ठीक, नीला समुद्र, पिता नींव, तैनाती कलकत्ता, और ये आपकी परीक्षा में भी आ सकता है बच्चों। उपकरण, काम चलाओ, घटिया, भारतीय वाद्य यंत्र, ठीक, और फोटोन, वैज्ञानिक रहस्य, भेदेन, रवि, ठीक। जो ऊपर वाले हैं ये आप इनको मैच कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। आइए करते हैं, इनके आंसर आपको नीचे दिया हुआ है, पुस्तक में इसको मैच करना है। प्रश्न नंबर 7, पाठ में आए रंगों की सूची बनाइए, इनके अतिरिक्त 10 रंगों के नाम लिखना है, रंगों की सूची बनानी है और 10 रंगों के नाम लिखना है। तो पाठ में आए रंग हैं, कौन कौन से पाठ में रंग आए थे, बैंगनी, आसमानी, नीला, लाल, हरा,
पीला, नारंगी। और बाकी जो रंग हैं होते हैं, आप उनका 10 अन्य रंगों के नामों की सूची बनाना है और मैंने आपको वो रंग भी इसमें दिए हैं। काला, सफ़ेद, गुलाबी, कत्थई, बादामी, मटमैला जिसे भूरा भी कहा जाता है, जामुनी, धानी, तोतई, केसरिया। ठीक, तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार ही का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाना है। ही का प्रयोग करना है हमको, ठीक है। तो उदाहरण, उनके ज्ञान की सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। ठीक है, तो उदाहरण दिया है, ये हमको भी ऐसे ही करना है। ये लीजिए, त्योहारों पर पैसा तो खर्च होते ही हैं। इसको हम निपात कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ही भी, इनको क्या कहते हैं? इनको निपात कहते हैं। इन पौधों को पानी दे दिया करो। इन पौधों को भी पानी दे दिया करो। मैंने सुमन की ही मदद ली है। तुम हमेशा अपना काम ही निकाल लेते हो, सॉरी। तुम हमेशा अपना काम निकाल ही लेते हो। तब तक पेड़ों पर आम पक ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर डाला जा रहा है इस पर, है ना, जोर डाला जा रहा है। ठीक, तो योग्यता विस्तार। प्रश्न नंबर 1, विज्ञान को मानव विकास में योगदान विषय पर कक्षा में चर्चा करना है। योगदान विषय पर चर्चा करना है तो हम करेंगे, और भी जो शिक्षक हैं वो आपसे करेंगे। ठीक, तो भारत के किन किन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है, पता लगाना है बच्चों। आप देखना अपना कहीं आसपास अपने बुकों में, पुस्तकों में ढूंढना है कि किस किस को नोबेल पुरस्कार मिले हैं, कौन कौन से वैज्ञानिकों को। तो उत्तर में मैंने जो दिया है आपको इधर, चंद्रशेखर वेंकटरामन जी और एस चंद्रशेखर जी को क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक, तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। न्यूटन के आविष्कार के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। न्यूटन, जैसा कि आप बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं ये, उनके विषय में और भी सटीक जानकारी रखनी है, और जो मैं आपको बता रही हूँ ये है ही। न्यूटन ने पेड़ से गिरते हुए सेब को देखकर खोज की। न्यूटन ने जब देखा कि पेड़ से सेब कैसे गिर रहा है, और फिर खोज की कि भाई पृथ्वी पर हर वस्तु को बल लगाकर अपनी ओर खींचती है, अर्थात पृथ्वी खींचती है अपनी ओर बल लगाकर हर चीज को। इसे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का नाम दिया। इसके अलावा उन्होंने गति के सिद्धांत को भी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, गति का सिद्धांत। ठीक, तो ये था हमारे न्यूटन जी वैज्ञानिक का कार्य। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 2, भारत के मानचित्र में तमिलनाडु और तिरुचिरापल्ली और कलकत्ता की स्थिति को दर्शाना है। मैंने आपको ये भी आपको करके दिया है, तो ये लीजिए। ठीक, कोलकाता, और जो छूटा है आप उसको करेंगे, होमवर्क है ये आपका। ठीक, या आप इसको फिल भी कर सकते हैं। अपना एक नक्शा लाएंगे अपना जो भारत का, और उसमें इन सारी चीज़ों को शो करेंगे। ठीक, तो इधर तमिलनाडु, इधर ये तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, कलकत्ता। तो ये आपको पूरा भरना भी आना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, पिछले 20-25 साल वर्षों में उन वैज्ञानिक खोजों उपकरणों की सूची बनाइए जिसने मानव जीवन पर बल दिया है। तो कौन कौन है वो? उत्तर, पिछले 20-25 सालों में इतनी वैज्ञानिक खोजें और जीवन को सुखमय बनाने वाले उपकरण हमारे सामने आए हैं जिन्होंने मनुष्य के रहन सहन का ढंग ही बदल दिया। मोबाइल फ़ोन इनमें से एक है। इसके अलावा कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, डीवीडी, एलईडी, टेलीविज़न, वातानुकूलित आवागमन के साधन और चिकित्सा उपकरण। देखिए इतनी सारी चीज़ें हमारी जो 20-25 वर्षों में इतनी वैज्ञानिक खोजें जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपकरण हमारे सामने आए हैं। बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इस प्रश्न को ज़रूर अच्छे से ध्यान से देखें, समझें और सुनें। ठीक, तो नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। बच्चों अपना वर्क पूरा करें और समय से पूरा करें, और सुंदर सुंदर अक्षर में, सुंदर सुंदर राइटिंग में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक, और चैनल पर बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।